रहे कि जी इन्होंने कुछ किया। भाई ये बैठे हुए हैं, ये सारा काम उनकी मौजूदगी में हो रहा है और इतनी दीदा दिलेरी कि जनाब वो FIA उनको पकड़ती है। पहले तो FIA पकड़ती नहीं, लंबा वक्त फिर आखिर पकड़ा और लेके गए तो अगले दिन ही फारिग कर दिया, एक दिन बाद के नहीं जी इनसे इन्होंने नहीं किया, ये बेगुनाह है, सबूत कोई नहीं। यार इससे ज़्यादा कौम के साथ बेवफाई गद्दारी और हो क्या सकती है कि एक शख्स वीडियो में बैठा नज़र आ रहा है, वही वीडियो डिस्कशन चल रही है, तो उसके बाद को फरिश्ते थे जो काम करते रहे और इसको नहीं पता चला। असल चीज़ ये है कि नासिर जंजुआ अगेन एक ठेकेदार है, उसने गवर्नमेंट के ठेके शेके लेने हैं लोगों से, इन पे पैसा भी लगाता है और ठेकों में कमाते भी हैं बड़ा। आपको पता ही है कि ठेकों में काम क्या करके देते हैं और लेते क्या हैं, कितना लगता है, कितना अब जिसके पास अरबों रुपया है, अपने जहाज सब कुछ, वो क्यों नहीं पैसे लगाएगा। अब मैं इल्ज़ाम नहीं, मैं एक इस सारे किस्से में एक जो इससे नतीजा खस कर रहा हूँ वो ये है कि लाजमन नासिर जंजुआ साहब ने FIA में भी पैसा लगाया और जब सारी दुनिया पैसा लेके उस बहती गंगा में हाथ धो रही है तो FIA क्यों ना करी है। वरना FIA में इतनी घटिया इंक्वायरी और इतने भोंडे तरीके से एक बंदे को छोड़ना, जो नज़र आ रहा है वीडियो में बैठा सारा जज से उगलवा रहा, तो वो चीज़ जो है वो आप उसका कह दें सबूत ही कोई नहीं। आप अंधे हैं, आपको अल्लाह ताला ने आंखें नहीं दी कि वीडियो जिसके बारे में सारी तहकीक है उसमें बैठे जो लोग नज़र आ रहे हैं वही तो लोग हैं, लेकिन वो अंधा कर देता है पैसा। उसको आप 100 दफ़ा दिखाएं कि ये नासिर जंजुआ, उसको नहीं नज़र आएगा क्योंकि नासिर ने जेब में पैसे डाल दिए हैं। बिल्कुल ऐसे आप उसको 1000 दफ़ा दिखाएं कि ये खुर्रम यूसुफ है, ये जिलानी है, ये वो उसको नहीं नज़र आएगा क्योंकि उसकी आंखें अंधी की गई हैं पैसों से। सर अंजाम क्या देख रहे हैं अब इसका? तो अंजाम कुछ नहीं, छूट जाएंगे। असल चीज़ ये है कि पैसा हर जगह लगेगा। देखो ना, ये तो उनकी बदकिस्मती कि यहाँ वो दोबारा इंक्वायरी खुल गई, लेकिन ये भी मैं नहीं कह सकता कि दोबारा इंक्वायरी भी ठीक होगी। हो सकता है दोबारा वाली इंक्वायरी कहे जी हम भी पहले वाले के नतीजे पे पहुँचे, उनकी भी जेबों में कुछ चला जाए, वरना तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब एक हिस्ट्री है, आप अगर बहुत पुरानी बातें नहीं, लेकिन ये जब से नवाज शरीफ साहब हुकूमतों में आए, प्राइम मिनिस्टर बने, अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको याद होगा कि ये ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ इन्होंने फड्डा किया, ग़ुलाम इसाक़ खान ने असम्बलियाँ तोड़ी, इनकी हुकूमत चले गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की और सुप्रीम कोर्ट से ये बहाल हुए। फिर ये चंद दिन ही हुकूमत कर सके क्योंकि वहाँ ये जो ना मंसूर भुट्टो था, वो चीफ मिनिस्टर था पंजाब में, उसने इनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए। उसमें अगर बेनज़ीर का आप उस वक़्त का उसकी तकरीरें, उसके स्टेटमेंट सुने तो वो ये कहती थी कि इनको चमक, जजों को चमक इन्होंने दिखाई है। वो चमक यही थी कि जजों ने पैसे खा के इससे नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला कर दिया, वरना तो एक आइनी इख्तियार था ग़ुलाम इसाक़ को, और नवाज शरीफ साहब की एक डिफाइंस वाली तकरीर थी कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। इसके बावजूद जजों ने फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के हक़ में दिया, तो पैसा लगा हुआ था। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह को निकालना था तो रफ़ीक तारड़ साहब ब्रीफ केस लेके, सारी ये सफ़ेद दाढ़ी, बुज़ुर्ग इंसान, लेकिन वो पैसा बांटने के लिए वो ब्रीफ केस लेके फिरते रहे। फिर अदालतों को इन्फ्लुएंस करना, उसमें हमारे मोहतरम वो जज मलिक अब्दुल क़य्यूम साहब और राशिद अज़ीज़, ये वो बेचारे गायब ही हो गए मुँह छुपा के, क्योंकि उनकी तो वीडियोज़ आ गई, ऑडियो वीडियोज़। तो अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो अदालत को ये हमेशा पैसे से डील करते रहे। अब भी ये होगा, अगर थोड़े पैसों में काम नहीं बन रहा तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये निकल जाएंगे और अदालतों से निकलेंगे कहीं ना कहीं। देखें ना, अभी ये तो चलो जो FIA की तहकीक अपनी जगह पे, लेकिन जो केस चलता है वो तो आपकी इंक्वायरी और जो आपने रेफरेंस बनाए उनकी बुनियाद पे है ना। तो अगर रेफरेंस ही बेईमानी से बना है, कमज़ोर बना है, या इंक्वायरी ही है जिसमें के बड़े लूप होल्स हैं, और फिर अगर वकील ही है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि उसने इस्तग़ासा का वकील है, उसने केस ही नहीं लड़ना, उससे पूछा, सवाल पूछा, वो कहेगा जी गूगल करके देख लें, मुझे तो पता नहीं। तो इन चीज़ों के बाद उनका छूटना लाजमी है। सो मैं
ज़ाती तौर पे इस जो करप्शन का दौरा है, जो हालात हैं, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई किसी को सज़ा होगी। और अरशद मलिक साहब का भी क्या बात करें आप। अरशद मलिक साहब भी अपनी आधी कहानी बताते हैं। वो आधी जो आपके पास आके जिनको आप ये सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, भाई उनसे आपका ताल्लुक वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो ये जजमेंट के आने के बाद की आप कहानी सुना रहे हैं, जजमेंट के आने से पहले वो जो आपके पास आते रहे उसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी क्या वो बताओ। उसमें चूँकि मेरी अजम्पशन है, मेरा अंदाज़ा ही है कि उसमें चूँकि पैसे ऐसे खाए हुए थे, तो उसकी कहानी जज साहब भी नहीं बताएंगे। तो ये मुश्किल है कि माशरा एक ऐसे गलत रास्ते पे चढ़ा हुआ है जहाँ पैसा ही सब कुछ समझ लिया लोगों ने, और पैसा ये लगाएंगे निकल जाएंगे, यहाँ से छूट जाएंगे। लिहाजा क्या ज़रूरत है कि आप बिला वजह ऐसे ही किसी से डील मांगें या ढील मांगें और वो आपको मजबूर करे कि जी आप सारी लूटी हुई दौलत वापस करें। वो क्यों करें? लूटी हुई दौलत का अगर वो एक 100वां हिस्सा दे के सारा अपना काम करा सकता है तो उसको खुश है कि 99% तो उसकी जेब में ही रहेगी ना। तो ये वजह है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसके अलावा कुछ होगा। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, ये बताएं कि पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार कैसे किया आपने? आपका शौक़ था या नहीं, इत्तफ़ाक़ी हादसा हो गया कोई? ये कोई शौक़ नहीं था। एक्चुअली मैं जहाँ जिस इलाके में रहता था और जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ था, उसमें कोई भी शख्स आर्मी में नहीं था। लिहाजा आर्मी का पता ही नहीं था किसी को कि फ़ौज क्या होती है, कैसे चलती है। मैक्सिमम 1-2 दफ़ा लाहौर में उस ज़माने में शुरू पहले 1-2 साल जो परेड हुई होती थी 14 अगस्त को, वो माल रोड पे होती थी, लाहौर की माल, तो वो माल रोड पे जाके देखी। और मैं रहता था लाहौर, माल रोड करीब ही है वहाँ से, मैं जहाँ रहता था मेरा घर था लाहौर, एक जगह है निस्बत रोड, वहाँ हम रहते थे। तो वहाँ सब मुलाज़म पेशा लोग थे कि अगर डॉक्टर बन गया है तो वो जाके डॉक्टर भी किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा है, लेक्चरर बन गया है किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, या अगर उसने कोई इंजीनियर बन गया है तो वो भी PWD है, वो सरकारी जगहों पे। तो इन चीज़ों के अलावा और कोई तवज्जो ध्यान नहीं था। ये तो जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उस वक्त कॉलेज होता, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था और था फाइनल ईयर, तो उस वक्त 1-2 दोस्तों ने जो आर्मी में जा चुके हुए थे पहले, उन्होंने आना, छुट्टी आए, मिले, आके गपशप, और वो कहना शुरू किया तुम भी ज्वाइन करो। मैं थोड़ा इंक्विजिटिव हुआ, सवाल तो उनसे पूछता था, तो उन्होंने कहना यार तू सवाल पूछता, तुम खुद आओ ना, चलो तुम ज्वाइन करो। ये वो खेल तमाशे में मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि चलें, और घर भी नहीं बताया, वालिद साहब को नहीं बताया, कुछ नहीं, मैंने खेल तमाशे में अप्लाई कर दिया। तो ये सोचा कि चलो यार टेस्ट दें, टेस्ट सारे हो जाएं तो नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि एक अपने दोस्त अहबाब में अहलियत हो जाएगी कि भाई मैं भी कर सकता हूँ ये टेस्ट सारे हैं। तो उस ख्याल से मैंने टेस्ट देने शुरू। वो सारे टेस्ट ISSB था, रिटन टेस्ट थे, इंटरव्यू, ये वो मेडिकल, वो सारे क्लियर हो गए। तो जब मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि ये इस तरह मैंने किया है और मैं जाना चाहता हूँ, तो वो बड़े अपसेट हुए। वो उनको फ़ौज का चूँकि पता ही नहीं था, तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम्हें एज इंजीनियर बाहर अपना कैरियर करना चाहिए। वो बड़ा इस चीज़ पे वो नाराज़। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने टेस्ट सारे दिए, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत इधर ही है, अगर ना होती मैं कहीं टेस्टों में फ़ेल हो जाता, बात ख़त्म हो जाती। तो ये बात उनके जहन में अटक गई। फिर वो काफ़ी देर चलती रही इसी तरह, जबकि GHQ से मुझे कॉल आ गई कि जी आप ज्वाइन करें फ़लाँ तारीख को। अच्छा। तो फिर मैंने वालदा वाले से कहा, मैंने कहा जी आप फ़ैसला करें, क्योंकि अब तो इनको जवाब लिखना है कि मैं नहीं आ रहा या आ रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, शायद वाकई तेरी किस्मत में यही है, मुकद्दर यही। तो वो उन्होंने उसको एक रज़ाए खुदाबंदी समझ के तो उस पर इत्तफ़ाक़ किया कि मैं चला जाऊँ। सो मैं आ गया। वहाँ पे ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं सोचता था कि यार दफ़ा करो, भागो यहाँ से, जान छुड़ाओ। ये मैं अच्छा खासा बाहर बैठा हुआ था, मैं किधर आ गया। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के गया इस तरह तो मेरी ख़ानदान में तज़लील होगी, सारे कहेंगे
कि तू अगर इस काबिल नहीं था, तू कर ही नहीं सकता था, तो फिर गया क्यों था, पहले सोच लेना था। सो मैं डटा रहा, इसी तरह रोज़ ख्याल आए जाने का, फिर रोज़ हिम्मत बांधूँ, इसी तरह करते कराते ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। और मैं उस वक्त ख़ासा केयरलेस था। मैं ट्रेनिंग के दौरान कोई इतना बहुत, आप कह लीजिए कि बहुत तवज्जो से नहीं करता था